एक बड़े से गांव में हरि कृष्ण जी का भरा पूरा परिवार रहता था। उनके 3 बेटे थे, रोहित, सुमित और अंकित, और तीनों की ही पत्नियां थीं। बड़ी बहू का नाम रीटा था, जो हमेशा अपनी सुंदरता और फैशन के बारे में सोचती रहती। बीच वाली बहू का नाम सीमा था, जो पूरे घर के काम में व्यस्त रहती थी और थोड़ी सीधी सादी थी। और सबसे छोटी बहू का नाम प्रिया था। शहर से पढ़कर आई थी और अपनी मॉडर्न सोच और बेबाकी के लिए जानी जाती थी। इन 3 बहुओं के बीच एक और सदस्य थी, हरि कृष्ण जी की एकलौती बेटी रिम्पी। रिम्पी की शादी नहीं हुई थी और वह स्वभाव से थोड़ी खड़ूस और हमेशा दूसरों में कमियां निकालने वाली थी। उसे अपनी तीनों भाभीयों से कुछ न कुछ शिकायत रहती ही थी। एक दिन हरि कृष्ण जी ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और कहा, देखो अब घर बड़ा हो गया है और काम भी बढ़ गए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम 3 बहुएं मिलकर घर के काम को बांट लो। तभी रीटा बोली, पिताजी मैं तो नाजुक हूँ, मुझसे भारी काम नहीं होगा। मैं रसोई का हल्का फुल्का काम देख लूंगी, जैसे सलाद बनाना या मेहमानों के लिए चाय नाश्ता तैयार करना। इतने में वहाँ हरि कृष्ण जी की बेटी रिम्पी भी आ गई। सीमा ने भी हल्की आवाज में हामी भरी, ठीक है पिताजी, मैं तो घर के सारे काम कर लूंगी। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े धोना सब मेरी जिम्मेदारी है। प्रिया ने भी थोड़ा सोचते हुए कहा, और मैं हिसाब किताब और घर के बाहर के काम देख लूंगी। बिजली का बिल भरना, पानी का बिल भरना, बाजार से सामान लाना, ये सब मैं कर लूंगी पिताजी। तीनों बहुओं के अंदर इतना अच्छा स्वभाव देखकर हरि कृष्ण जी वहां से चले जाते हैं। वह सोचते हैं कि तीनों बहुएं काफी समझदार हैं, वह अपना काम खुद बांट लेंगी। इतने में रिम्पी, जो कोने में खड़ी होकर तीनों बहुओं की बात सुन रही थी, तुरंत बोल पड़ी, देखो तो इनकी बातें बड़ी आई काम बांटने वाली। रीटा तो बस सज धज कर घूमती रहेगी और सीमा बेचारी सारा दिन घर के काम करती रहेगी और प्रिया तो बस अपनी मर्जी चलाएगी, कोई ढंग से काम नहीं करेगा। रीटा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाई, दीदी आप हमेशा नेगेटिव क्यों कहती हो? हम सब मिलकर काम करेंगे तो सब ठीक होगा। सीमा ने भी धीरे से कहा, हाँ दीदी, हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई शिकायत ना हो। प्रिया ने भी मुंह बनाते हुए कहा, और अगर शिकायत होगी भी तो हम क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी क्षमता है। इस तरह काम तो बट गया, लेकिन रिम्पी की खटर पटर हमेशा जारी रहती थी। एक दिन घर में मेहमान आने वाले थे। रीटा को सलाद बनाने का काम दिया गया। उसने एक से बढ़कर एक महंगी सब्जियां मंगवाई और सलाद को इस तरह से सजाया जैसे कोई डिजाइन या ड्राइंग हो। सीमा भी सुबह से रसोई में काम पर लगी हुई थी। उसने तरह तरह के पकवान बनाकर तैयार किए। वह पसीने से तरबतर हो गई थी और जब रिम्पी रसोई में आई तो उसने हर बर्तन को उलट पलट कर देखा और बोली, यह कैसा सलाद है? सलाद है या फूलों की सेज? इसमें खाने लायक क्या है? और इतनी महंगी सब्जियां क्यों मंगवाई? पिताजी का पैसा क्या पेड़ पर उगता है? और फिर वह सीमा के पास गई और बोली, ये क्या खाना बनाकर तैयार किया है तुमने? दाल में नमक कम है, सब्जी में मिर्च ज्यादा है और चावल तो बिल्कुल कच्चे लग रहे हैं। सीमा का यह सब सुनकर चेहरा उतर गया। उसने इतनी मेहनत की थी और बदले में उसे सिर्फ बुराई सुनने को मिल रही थी और रीटा का तो मुंह बन गया। प्रिया बाजार से मेहमानों के लिए फल लेकर आई। रिम्पी ने फल की टोकरी को देखते हुए ही कहा, ये क्या सस्ते फल ले आई हो तुम? अंगूर तो खट्टे होंगे और केले पिचके हुए हैं, थोड़ी अच्छी चीजें नहीं ला सकती थी? प्रिया ने अपनी नजरें चढ़ाते हुए कहा, दीदी मैंने अपनी समझ में अच्छे ही फल खरीदे हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप जाकर ले आइए। प्रिया और रिम्पी की तो अक्सर बहस होती रहती थी। प्रिया रिम्पी की हर बात का मुंह तोड़ जवाब देती थी। मेहमान घर आए और उन्होंने खाना खाया। उन्होंने खाने की बहुत अधिक तारीफ की और रीटा के सलाद की भी खूब सराहना की। रिम्पी अपने कमरे में मुंह बनाए बैठी हुई थी, जैसे किसी ने उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो। एक दिन की बात है, हरि कृष्ण जी बीमार पड़ गए। तीनों बहुओं ने उनकी खूब सेवा की। रीटा उनके लिए काढ़ा बनाकर लाती, सीमा उनके कमरे की अच्छे से सफाई करती और प्रिया डॉक्टर को बुलाकर लाई और प्रिया उनके दवाइयों का ख्याल रखती। रिम्पी भी अपने पिताजी की देखभाल में लगी हुई थी, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग था। वह हर बात में नुक्स निकालती रहती थी। कमरे में अभी भी धूल है,
वह सीमा को टोकती, तुम्हें ठीक से सफाई करनी नहीं आती, यह काढ़ा ठीक से नहीं बना। वह रीटा से कहती, इसमें अदरक कम है, यह दवाई समय पर क्यों नहीं दी। वह प्रिया पर गुस्सा करती, तुम्हें कोई परवाह नहीं है क्या। तीनों बहुएं रिम्पी की बातों से बहुत परेशान हो गई। एक शाम जब रिम्पी अपने कमरे में गई तो तीनों बहुएं आपस में बात करने लगी। रीटा बोली, अब तो बर्दाश्त नहीं होता, दीदी हर बात में कमियां निकालती रहती हैं। सीमा ने भी उदास होकर कहा, हाँ हम इतनी मेहनत से काम करते हैं और उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। प्रिया ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, क्यों ना हम दीदी के साथ थोड़ा मजाक करें। रीटा और सीमा ने हैरान होकर प्रिया की तरफ देखा। प्रिया ने अपनी सारी योजना रीटा और सीमा दीदी को बताई। अगले दिन जब रिम्पी सुबह उठी तो उसने देखा कि उसके कमरे का सारा सामान उल्टा पुल्टा पड़ा है। उसकी सारी ड्रेसें अलमारी से बाहर लटक रही थी, किताबें ज़मीन पर बिखरी हुई थी और उसका मेकअप का सामान इधर उधर फैला हुआ था। रिम्पी यह देखकर गुस्से से लाल हो गई। वह गुस्से में बोली, यह किसने किया, किसकी हिम्मत हुई मेरे कमरे में घुसने की। तीनों बहुएं मासूमियत का नाटक करते हुए वहां खड़ी थी। रीटा बोली, क्या हुआ दीदी, आप इतनी परेशान क्यों हैं। रिम्पी ने गुस्से में कहा, मेरा कमरा देखो, सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। सीमा ने हैरानी जताते हुए कहा, यह कैसे हो गया दीदी, हमने तो कुछ नहीं किया। प्रिया ने भोलेपन से पूछा, कहीं कोई बिल्ली तो नहीं घुस गई थी दीदी। रिम्पी को उनकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। वह बड़बड़ाती हुई अपने कमरे को ठीक करने लगी। अगले दिन रिम्पी को अपनी अलमारी से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उसने डरते डरते अलमारी खोली तो उसमें ढेर सारे गुब्बारे निकले और फूटने लगे। रिम्पी डर के मारे चीख पड़ी। तीनों बहुएं नीचे से जल्दी ऊपर आई और वह तीनों रिम्पी को देखकर हंसने लगी। रिम्पी को समझ में आ गया कि यह सब उनकी करतूत है। वह गुस्से से बोली, तुम लोगों ने किया है ना ये सब, मैं पिताजी से शिकायत करूंगी। रीटा ने हंसते हुए कहा, दीदी थोड़ा हंस भी लिया कीजिए, हमेशा गुस्सा क्यों करती रहती हो। सीमा ने कहा, हम तो बस थोड़ा मजाक कर रहे थे दीदी, आपको परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। प्रिया ने शरारती अंदाज में कहा, और वैसे भी आप हमेशा हमारी कमियां निकालती रहती हैं, तो हमने आपके साथ बस थोड़ा सा मजाक किया। रिम्पी थोड़ी देर तक उन्हें घूरती रही, फिर वह भी हंस पड़ी। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा दूसरों में कमियां निकालती रहती है और शायद इसी वजह से घर में सभी उससे थोड़ा दूर रहते हैं। उस दिन के बाद से रिम्पी के स्वभाव में बदलाव आना शुरू हुआ। उसने उन तीन बहुओं को बुलाया और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हमेशा आप लोगों की गलती निकालती रहती थी। उन तीन बहुओं ने भी रिम्पी का सम्मान किया और अब वह तीनों बहुएं और उनकी ननद खुशी खुशी घर में रहने लगे। एक बार की बात है, एक गगन नाम का व्यक्ति था। वह कम पढ़ा लिखा था, परंतु उसके पास खेती के लिए बहुत जमीन थी। इसलिए गगन के पिताजी ने सोचा कि गगन का विवाह किसी पढ़ी लिखी लड़की से किया जाए, तो वह घर का हिसाब किताब भी संभाल लेगी। गगन जिस गांव में रहा करता था, वहां पर कोई भी सुख सुविधा नहीं थी, ना ही स्कूल, ना ही अच्छे हॉस्पिटल्स थे और सड़कें भी टूटी फूटी और सीवरेज भी नहीं थी। पर गगन की पत्नी शहर की थी, वहाँ सब सुख सुविधाएं थी। जब वह गांव में आती है तब वह गांव के माहौल को देखकर चौंक जाती है। शादी के कुछ दिन के बाद ही गगन की पत्नी के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे कि उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। यह हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो जैसे कि आपको पता ही चला कि गगन कम पढ़ा लिखा है और उसके पिताजी एक पास के गांव में उसकी शादी के लिए बात चलाते हैं। वहां पर उन्हें पता चलता है कि एक लड़की है जो कि पढ़ी लिखी है और फिलहाल अपनी पढ़ाई के लिए शहर में अपने मामा मामी के साथ रहती है। फिर उसके पिताजी से गगन के पिताजी बात करते हैं, देखिए, मैं आपसे कोई भी बात छिपाना नहीं चाहता। मेरा बेटा गगन थोड़ा कम पढ़ा लिखा है और हमारे पास खेती के लिए बहुत ज़मीन है, इसलिए हमें पढ़ी लिखी बहू चाहिए जो यह सब संभाल सके। फिर मुझे आपकी बेटी के विषय में पता चला, मुझे
बहुत खुशी होगी अगर आप अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे गगन के साथ तय कर दें। उसके बाद यह बात लड़की के पिताजी उसके मामा मामी को बताते हैं और उसके मामा मामी लड़की को लेकर गांव आ जाते हैं। फिर लड़की के पिताजी लड़की के मामा मामी को बताते हैं कि परी के लिए एक गगन नाम के लड़के का रिश्ता आया है। गगन बहुत अच्छा लड़का है और अच्छे परिवार से संबंध रखता है। लड़के के पास बहुत अधिक खेती है, परंतु गगन खेती का हिसाब किताब कम संभाल पाता है, इसलिए उन्हें एक शिक्षित बहू चाहिए। लड़की वालों ने यह भी बताया कि गगन का परिवार एक ईमानदार और अच्छी सोच रखने वाला है। बस गगन थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, पर वह एक अच्छा और आज्ञाकारी लड़का है। परी के परिवार वाले सोचते हैं कि हमें परी का रिश्ता गगन के साथ तय कर देना चाहिए। इसके बाद वह लड़के वालों को बुलाते हैं और उन्हें मिठाई खिलाकर गगन और परी का रिश्ता तय कर देते हैं और दोनों परिवार शादी की तारीख रखने पर सहमति करते हैं। और इसके बाद अब दोनों घरों में शादी की खूब तैयारियां शुरू हो गई थी। गगन के पिताजी ने शादी के कार्ड छपवाए, बारात ले जाने के लिए गाड़ियां बुक करवाई। गगन की माताजी भी गगन की बहू के लिए मार्केट जाकर बहुत तरह तरह के सामान खरीद कर लाती। गगन के पिताजी व गगन और गगन की बहन मार्केट से गगन की बहू के लिए कपड़े, जेवर और अन्य सामान खरीद कर लाए। उधर गगन के ससुराल में भी शादी की खूब तैयारियां चल रही थी। बारात के लोगों के लिए पंडाल सजाया जा रहा था। भोजन पानी, रात में लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही थी ताकि सभी बारातियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और अब फाइनली वो दिन आ गया था। गगन दूल्हा बनकर तैयार हो जाता है और सभी बाराती भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं और बारात का सामान गाड़ियों में रख देते हैं। और अब गगन की बारात गांव से परी के घर की ओर नाचते गाते धूम बजाते हुए निकल पड़ती है। वह लोग बारात में खूब मस्ती करते हैं, खूब डांस करते हैं और उन्हें बहुत मजा आ रहा होता है। गगन के पिताजी परी के पिताजी को फोन करते हैं और उन्हें बताते हैं, हम बस नजदीक पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में आपके यहाँ आ जाएंगे, आप किसी प्रकार की चिंता मत करें। तब परी के पिताजी गगन के पिताजी को बताते हैं, हमारे यहाँ सभी तैयारियां हो चुकी हैं और बारातियों की सुविधा के लिए सभी प्रबंध कर दिए गए हैं। आप लोग निश्चिंत होकर बारात लाइए। तभी कुछ ही देर में गगन के परिवार वाले बारात लेकर परी के घर पहुंच जाते हैं। वहां पर गगन के परिवार वालों का खूब स्वागत किया जाता है। गगन को स्टेज पर बिठाया जाता है और बाराती लोग भी खाना खाने का आनंद उठाने लगते हैं। कुछ ही देर में परी को भी स्टेज पर लाया जाता है और गगन और परी एक दूसरे को जयमाला डालकर विवाह की रस्म को आगे बढ़ाते हैं। फिर सभी रीति रिवाज के साथ गगन और परी की शादी की जाती है। और अब विदाई का समय हो गया था। परी के परिवार वाले भावुक हो जाते हैं और परी भी रोने लगती है। फिर वह लोग परी की विदाई करते हैं और अब बारात गगन के घर वापस लौटती है। गगन की माताजी गगन का और उसकी बहू का बहुत धूमधाम से स्वागत करती हैं और अब गगन के माता पिता बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उनके घर एक पढ़ी लिखी बहू आ गई है और उन्हें यह विश्वास था कि वह घर को अच्छे से संभाल लेगी। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। नई बहू सब कुछ अच्छे से संभाल रही थी। एक दिन की बात है, गगन मार्केट से कुछ सामान लेकर घर की तरफ आ रहा होता है। गांव का रास्ता बहुत खराब होता है। रात का समय होता है, कोई स्ट्रीट लाइट का प्रबंध गांव में नहीं होता। तभी गगन की बाइक एक खड्डे में गिर जाती है, जिस कारण गगन के पैर में चोट लग जाती है और गगन चल नहीं पाता। तब वह किसी तरह अपने मोबाइल से घर पर फोन करता है और बताता है कि मैं गांव के मोड़ पर एक गड्ढे में गिर गया हूं और मुझसे चला नहीं जा रहा। जब यह बात सभी को पता चलती है तो सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वह भागकर गांव के चौक की तरफ जाते हैं। वह वहां देखते हैं कि गगन के पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई है और उससे हिला भी नहीं जा रहा है। वह कैसे तैसे गगन को घर लेकर आते हैं। गगन के पैर में फ्रैक्चर हुआ था, इसलिए सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इसके बाद गगन के पिताजी गगन के चाचा को फ़ोन करते हैं। वह गाड़ी लेकर घर आते हैं और वह सभी गगन को लेकर शहर वाले अस्पताल में जाते हैं। वहां पर गगन का इलाज किया जाता है और गगन को कुछ दिन के बाद छुट्टी मिलती है और उसके बाद उसे घर लेकर आया जाता है।
अब उससे चला फिरा नहीं जाता क्योंकि उसके पैर में ज़्यादा गंभीर चोट लग गई थी। अब गगन चल फिर नहीं पाता था। एक दिन की बात है, परी अपनी सास के साथ बाजार जा रही होती है। रास्ते में एक बहुत बड़ा कीचड़ का गड्ढा होता है जिसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। वहीं से एक बाइक वाला भी जा रहा होता है। उसकी बाइक का पहिया जैसे ही उस कीचड़ के गड्ढे में जा गिरता है, सारा कीचड़ परी और उसकी सास की कपड़ों पर गिर जाता है। उन्हें तब बहुत बुरा लगता है। वह दोनों बहुत दुखी हो जाती हैं और वह उन्हीं गंदे कपड़ों के साथ अपने घर वापस आती हैं। परी इस बात को रात भर सोचती रही। अगले दिन उसने सभी परिवार वालों से कहा कि गांव के हालात तो ठीक नहीं हैं। क्या मुखिया जी गांव की प्रगति के लिए कार्य नहीं करते? हमें उनसे गांव की समस्याओं को बताना चाहिए। तभी घर वालों ने कुछ लोगों के साथ मुखिया जी के पास जाने का निर्णय किया। गांव के मुखिया जी बहुत बूढ़े और काफी समय से बीमार थे, इसलिए वह ज्यादा कहीं आना जाना नहीं कर पाते थे। जब गांव के सभी लोग उनके पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई, तब मुखिया जी ने इस पर कोई संतोषजनक कार्य नहीं किया और कई महीनों तक गांव में यही समस्या चलती रही और गांव के लोग हमेशा परेशान ही रहते। कुछ दिनों बाद गांव में नया मुखिया चुनने का समय आने वाला था। तब परी ने अपने परिवार वालों से कहा, अगर गांव के सभी लोग मेरा सहयोग करें और आप लोग मेरा सहयोग करें, तब मैं गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहती हूं। मैं गांव की प्रगति के लिए पूरा प्रयास करूंगी। और इसके बाद सभी गांव वालों ने परी को मुखिया बना दिया और परी ने गांव के विकास के लिए सबसे पहले गांव का भ्रमण किया। परी ने पाया कि गांव में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, प्राथमिक चिकित्सालय, पार्क, इन सभी चीज़ों की कमी है। फिर उसने सोचा कि वह इन्हें कैसे सही कर सकती है। उसने अपने नज़दीकी अधिकारी को फ़ोन किया और उन्हें यह समस्या बताई। उन्होंने परी की समस्या को सुनकर कुछ तरीके बताए जिससे कि परी यह सब सही कर सके। उसने यही तरीकों को अपनाया और अब गांव में बिजली, पानी, पार्क, चिकित्सालय की सुविधा होने लगी। यह सब सुविधा पाकर गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने परी का बहुत अधिक धन्यवाद किया। परी के घर बहुत अधिक खेती थी, पर ना ही खेती करने के लिए उनके पास नए उपकरण थे और ना ही तकनीक। तब परी ने कृषि शिक्षा सीखना जरूरी समझा। उसने सोचा कि वह कृषि शिक्षा सीखकर अपने घर के खेतों का उत्पादन और अधिक बढ़ा सकती है। उसने यह बात अपने घर वालों से की और उन्होंने परी को कृषि शिक्षा सीखने की अनुमति दे दी। अब परी ने कृषि शिक्षा को सीखा और उसके बाद उसका इस्तेमाल कर अपने घर के खेतों की फसलों को और अधिक अच्छे तरीके से उगाया और कृषि उत्पादन को बढ़ाया और अब उनकी आमदनी भी बढ़ गई। परी से प्रभावित होकर गांव के अन्य लोगों ने भी कृषि के लिए आधुनिक तरीकों को अपनाया, जिसमें कि उन्नत किस्म के बीज, अच्छे उपकरण और कम पानी में अच्छी सिंचाई की व्यवस्था। यह सब अपनाकर उन्होंने भी अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाया और अब उन लोगों की भी आमदनी ज़्यादा हो गई। अब परी ने गांव के लोगों को अच्छी नस्ल के पशु रखने के बारे में बताया, जिससे कि उनका दूध उत्पादन और बढ़ गया और अब वह पशुओं के दूध को लेने के लिए मिल्क प्लांट से गाड़ी आने लगी। अब सड़कें काफ़ी अच्छी बन चुकी थी और हर जगह स्ट्रीट लाइट भी लग चुकी थी, तो गांव में फेरी वाले भी आने लगे और अब गांव में रौनक बढ़ गई और हर जगह चहल पहल रहने लगी। अब गांव में देखते ही देखते बस की भी सुविधा हो गई और अब लोगों को ज़्यादा अधिक पैदल नहीं चलना पड़ता था और सफ़र में भी उन्हें सुविधा प्राप्त हो जाती थी। गांव में पार्क भी हो गए और इस तरीके से गांव की तरक्की हुई और गांव के लोग परी की इस मेहनत को देखकर बहुत खुश हुए। गाइस, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।